हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है आपके पास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड तक। ठीक है, जो भी पिछला पढ़ाया जाए आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। आज इसके आगे से देखेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बताया था, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बताया था, ये आपके पास फॉर्मूला है F/Q। किसी भी चार्ज पे, कोई चार्ज है Q, अगर उस पर फोर्स F लग रहा है तो आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको किसी चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं F=QE। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी काफ़ी यूज़ है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि कोई चार्ज है सपोज़ 1 माइक्रो कूलम और वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है सपोज़ 50 न्यूटन पर कूलम, तो उस पर फोर्स कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, आप F=QE इस फॉर्मूला का यूज़ करके फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास चार्ज कितना है, 1 माइक्रो कूलम, ये हो गया माइक्रो कूलम, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50 × 10⁻⁻6 न्यूटन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करके, सिंपल है। SI यूनिट मैंने कहा था, ध्यान रखिएगा। तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 यूनिट्स हैं टोटल 12th में, टाइम के साथ वो भी देखते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, आप इसके कारण कोई भी एक चार्ज कंसिडर कीजिए आर्बिट्रेरी। मैंने उस दिन पिछले लास्ट क्लास में बताया भी था कि कोई भी आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालिए, फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है ना, डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है तो आप उसी यूनिट निकालने के लिए आप उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में किया है इसने, फोर्स क्या होगा, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है शायद। फोर्स हो जाएगा F=KQ/R²। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम F/Q0 करेंगे। तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको आप Q0 से डिवाइड करेंगे, KQ/R²Q0। तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी KQ/R²। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ/R²। डिस्टेंस के साथ काफ़ी तेज़ी से कम करती जाएगी। और इसका जो ग्राफ होता है वो भी पूछा जाता है, हो सकता है। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और R में रिलेशन। ये इस टाइप से कुछ, ये एक्स एक्सिस के पास आता हुआ ग्राफ। ठीक है, ये है डिस्टेंस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनका काम क्या होता है, अगर किसी भी जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ शेप है, और एक चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन होगी। तो अगर कहीं पे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई शेप है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक शेप है और उनकी एक डायरेक्शन होगी, तो आप उनकी डायरेक्शन में एक टेंजेंट बना दीजिए। उसकी टेंजेंट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट होगी उसकी जिस तरफ डायरेक्शन होगी वो ये बताता है कि अगर
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर कोई पार्टिकल रखा होगा, कोई चार्ज्ड पार्टिकल रखा होगा, तो वो उस पर फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसकी टेंजेंट इधर है। कोई चार्ज किसी पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ना, बहुत सारी होती हैं। सपोज ये कोई एक लाइन है और हमसे पूछा कि इस पॉइंट P पर कोई पार्टिकल हमने रखा है तो वो किस तरफ मूव करेगा, आपको ये बताना है। तो देखो डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप एक टेंजेंट खींचो। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो उसको सिर्फ टच करके, किसी कर्व को जस्ट टच करके, एक ही पॉइंट पे टच करके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट पॉइंट P पर एक टेंजेंट खींचेंगे ये, ठीक है। सॉरी, टेंजेंट इसमें क्रॉस नहीं करती, इसमें थोड़ा मुश्किल है खींचना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक टेंजेंट खींची आपने। अब टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ भी है ऐसे, और इस तरफ भी है। ठीक है, हमें इस पॉइंट P पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हमें इस डायरेक्शन में दी है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उसी तरफ आप फोर्स मानोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो हमारा जो पार्टिकल P है, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ओके। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यहाँ पे देखिए, अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा कर्व है जिस पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो हमें किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमें पता चल जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। कंटिन्यूअस कर्व्स यानी वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती और कभी उनमें ब्रेक नहीं आता। एग्जाम्पल ये, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसी नहीं हो सकती है ना, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे ख़त्म नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती कि यहाँ तक है और यहाँ से फिर गायब हो गई, ये बीच में कोई है ही नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स कंटिन्यूअस होती हैं वहाँ। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं होता उनमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, आइए देख लेते हैं। चलिए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन दोनों ने सपोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है। सपोज जैसे मैथमेटिक्स में इरेशनल नंबर्स को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। अगर हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो हम पहले मान लेते हैं कि चलो इरेशनल है, और फिर हम बताते हैं कि हमने क्या गलत किया है ना, हम गलत थे। तो उसी तरह हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। हम ले लेते हैं कि सपोज इंटरसेक्ट करी हो, तो अगर इंटरसेक्ट किया है तो सपोज इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को, जस्ट अ सेकेंड, ये है, ये इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, और ये जो पॉइंट है ये है P। ठीक है, तो अब सपोज हमसे
हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है P, बाकी पॉइंट्स पे कोई डाउट नहीं है, हम P को देखते हैं। अब P पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो दो टेंजेंट्स हो पॉसिबल हैं, एक सपोज ऐसी और एक है ना, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और एक टेंजेंट एक ऐसी पॉसिबल है, जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसी कुछ, ठीक है, ठीक है। ये एक रफ ड्राइंग है, एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती, थोड़ा सा कर्व्ड होना था, पर इसमें एक सेकेंड ट्राई करते हैं इसको, कर्व्ड अगर बन जाए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, परफेक्ट, ठीक है। ये एक टेंजेंट ये हो गई, ये, और एक टेंजेंट ये है, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब ये केस है। एक टेंजेंट इधर है, सपोज इसका नाम लिख देते हैं 1 डैश 2 डैश, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है कि अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा रहेगा तो वो किस तरफ मूव करेगा, तो जिस तरफ उसकी टेंजेंट जाएगी उधर मूव करेगा। इसकी टेंजेंट तो दो डायरेक्शन में जा रही है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, दोनों ही इक्वली लाइकली हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करे, एक सिंगल पार्टिकल है ना, एक ही टाइम पे आप दो जगह कैसे जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है कि इनकी दो डायरेक्शन पॉसिबल हो, ठीक है, इसकी दो टेंजेंट हो, और जब दो टेंजेंट नहीं हो सकती तो यानी कि ये भी इम्पॉसिबल है कि दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर करेंगी तो किसी पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो जाएगी मूव करने की, और कोई भी पार्टिकल एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में एक ही टाइम पे मूव नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो चारों प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यही चार ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और हमेशा नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। ये डायग्राम देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, Q ग्रेटर दैन ज़ीरो, Q ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में हमेशा आके ख़त्म होती हैं, ठीक है, लेस देन ज़ीरो है यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व्ड होती है ना, जिस जगह पे किसी जगह पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है हर प्रोसेस के बाद उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी, तो अगर वो क्लोज लूप बनाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल तो एक ज़ीरो हो जाएगा वो, ठीक है, इसीलिए वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। यहाँ पे हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ डायग्राम्स हैं, ये प्लस Q चार्ज का मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये दो पॉजिटिव चार्जेस और ये दो नेगेटिव चार्जेस, ये इनकी फील्ड लाइंस का डायग्राम है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार डायग्राम दे के भी पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करें, ये इस डायग्राम में या इस डायग्राम में भी है, जो चार्जेस हैं उनके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफ़ी डेंस हैं, काफ़ी क्लोज हैं, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती हैं। तो एक सेकेंड इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, कब दूर होती हैं, ठीक है। तो सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं,
ठीक है, वैसे सिमेट्रिकल होनी चाहिए पर ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के लिए ठीक है। ठीक है, ये अब हमें पता है कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसका ये मतलब है कि आप जितने ये चार्ज पार्टिकल के जितने पास रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी भी चाहिए। आप चार्ज के ज़्यादा पास हैं, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो, सपोज़ आप यहाँ पे हैं, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा है, से पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई बड़ा 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो इससे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, है ना। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट होती है नंबर में, मतलब ये मैंने कितनी 4 5 6 7 8 बनाई हैं, इनफाइनाइट होती है वो। ठीक है, हर जगह पे होती हैं, पर फिलहाल यहाँ के लिए कंसिडर कर लो। जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज के पास में रखा है, तो इससे दो फील्ड लाइंस इसकी बॉडी से पास हो रही हैं, और ये एक फील्ड लाइन ये वाली जो है ना, ये वाली, ये भी इसके थोड़ी सी पास है, तो इसका भी थोड़ा बहुत असर होगा। अब यही ऑब्जेक्ट अगर हम थोड़ा दूर रख दें, सपोज़ यहाँ रख दें, इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर यहाँ तक बढ़ाओ तो ये देखो, अब इससे एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। ठीक है, एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, दोनों फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, डेंसिटी जो होती है ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फील्ड लाइंस जितनी क्लोज़र हैं, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आपके पास उस किसी ऑब्जेक्ट से पास हो रही हैं, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस अगर मतलब फील्ड लाइंस अगर डेंसर हैं, तो यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होती है। और अगर ना डेंसिटी ऑफ, ठीक है, तो अब एक नोट लिख सकते हैं आप, क्लोज़र फील्ड लाइंस वो है, क्लोज़र फील्ड लाइंस इम्प्लाई, मतलब अगर फील्ड लाइंस क्लोज़र हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर रेयरर हैं, रेयरर फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। अच्छा, अगर इक्वी डिस्टेंट हैं तो मतलब जितनी डिस्टेंस है उतनी ही हो, ऐसे मैं ये कह रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अभी, एक सेकेंड। जैसे फील्ड लाइन अगर ऐसी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे फील्ड वीक है ना, वीक है। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंट है इस टाइप से पैरेलल लाइंस, तब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो एक बार सम अप करते हैं। फील्ड लाइन की डेंसिटी ये बताती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। अगर फील्ड लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, अगर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वीक होगी। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस चल रही हैं, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल वर्ड से ही पता चल रहा है, डाइपोल है ना, दो पोल्स। ये डाइपोल, दो पोल है ना, टू पोल्स। कौन कौन से पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिंपल। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, बस उसी सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल ऐसे बनाया जाता है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है।
इस टाइप से। ये है प्लस Q और ये है माइनस Q और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है सपोज D, ठीक है। बस यही है डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डाइपोल को डिफाइन करना हुआ तो यही, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट होना बहुत कंपलसरी है डाइपोल के लिए, इक्वल एंड अपोजिट होना कंपलसरी है, मतलब ये वाला चार्ज प्लस Q और ये चार्ज माइनस Q ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये सपोज एक डाइपोल है, ये है +5 कूलॉम और ये है -5 कूलॉम। ये डाइपोल हो सकता है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे है +5 कूलॉम और यहाँ पे है -4 कूलॉम। ये डाइपोल नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इक्वल एंड अपोजिट, दोनों चार्जेस सेम हो और अपोजिट नेचर में हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और साथ ही साथ इक्वल मैग्नीट्यूड हो, दोनों 5-5, दोनों 6-6, दोनों 1-1, ठीक है। ये होता है डाइपोल। नेक्स्ट देखते हैं डाइपोल मोमेंट। बहुत इजी चीज़ है ये। डाइपोल मोमेंट सीधे डाइपोल मोमेंट यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। डाइपोल मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पहली बात याद रखिएगा। डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन किधर होती है ये बता दिया इसने। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि सपोज ये आपके पास +Q और -Q है और इनके बीच में डिस्टेंस है D, तो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है ना, सपोज P से शो करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू D वेक्टर, ठीक है। आपको वैल्यू से मतलब है, अगर डाइपोल मोमेंट की सिर्फ वैल्यू पूछी है तो वो होता है QD। ये चार्ज कितना है, कोई भी एक चार्ज, ठीक है, और इनटू सिंपल डिस्टेंस, डिस्टेंस से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इस तरफ होती है, इस तरफ मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसकी SI यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। SI यूनिट तो सिंपल है, चार्ज इसकी होती है कूलॉम और डिस्टेंस मीटर, तो डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट हो गई कूलॉम मीटर, ठीक है। SI यूनिट कूलॉम मीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी लॉ है। गॉस लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। गॉस लॉ में आपको ये बताया है कि अगर हमें किसी आर्बिट्ररी शेप का कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई आर्बिट्ररी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो गॉस लॉ एक चीज़ देख लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि गॉस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक बॉडी है, ऐसा ही शेप है इसका, कोई आर्बिट्ररी शेप है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं।
सपोज़ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, सब जगह पूरी बॉडी में इसके चार्जेस हैं। अब इस बॉडी में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना, नॉर्मली इनफाइनाइट इसके पार्टिकल्स होंगे, तो हर पार्टिकल तो वो बता नहीं सकता कि कितना है, मतलब हर चार्ज की वैल्यू तो वो दे नहीं सकता, ठीक है, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, तो हर चार्ज की वैल्यू उसके लिए देना पॉसिबल नहीं है। तो सपोज़ आपको टोटल चार्ज उसने दे दिया 5 कूलम। हाँ, हम ये भले मान सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? हमारे पास अभी तक यही फॉर्मूला है KQ/R², ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है यहाँ पर इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाले, यहाँ पे भी कुछ होगा इसके कारण, यहाँ पे भी कुछ होगा इस पार्टिकल के कारण, इसके कारण, इसके भी कारण, ठीक है, इस पार्टिकल के कारण, यहाँ बीच में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इसके कारण। तो ऐसे करते करते हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अगर हम इन इनफाइनाइट पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सारी ज़िंदगी इसी में लग जाएगी, और हो सकता है तब भी ना निकले, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, इनफाइनाइट है, पॉइंट्स तो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका एक सॉल्यूशन गॉस थ्योरम ने दिया है। गॉस ने इसका एक सॉल्यूशन दे दिया सिंपल सा, कि आप सिर्फ ये देखो कि उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, टोटल बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, और जितना भी चार्ज है, सपोज उस बॉडी के अंदर Q चार्ज है, इंटरनल चार्ज है ना, Q इन, और जितना भी चार्ज है उसको डिवाइड कर दो ε0 से, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है, वेरी सिंपल। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर भी हैं, मतलब चार्जेस इनफाइनाइट है तो जितनी बार चार्ज लोगे उतनी बार अलग अलग डिस्टेंस भी रखोगे, तो इसमें कितना टाइम लगता है ना, लाखों सालों लग जाते, और मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर हो वो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इनफाइनाइट पॉइंट्स को थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं हम, कॉमन सेंस। और यहाँ पे गॉस थ्योरम ने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टोटल इंटरनल चार्ज अपॉन ε0, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये है गॉस थ्योरम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। गॉस थ्योरम है तो बहुत इजी, लेकिन दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लगाते टाइम। पहला, क्लोज सरफेस होना चाहिए, और दूसरा, सिर्फ इंटरनल चार्जेस ही कंसिडर करने हैं। इंटरनल चार्जेस ही आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो क्या एक्सटर्नल चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल चार्जेस का, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है Q, तो इस चार्ज का इस बॉडी पर, इस बॉडी के अंदर, या इस बॉडी पर, या इस बॉडी के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, इस चार्ज के कारण इस बॉडी पर, ये ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल चार्जेस का कभी असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका यूज़ क्या है, मतलब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यूज़ तो नहीं कह सकते, इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर मतलब सिर्फ बॉडी है, उसके अंदर सिर्फ एयर है ना, बाकी कुछ नहीं है, हॉलो कंडक्टर है। अगर इस हॉलो कंडक्टर पे आप कितना भी चार्ज दे देंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी।
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है यानी कोई चार्ज अंदर आ नहीं सकता, और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं आ सकता तो हमें अंदर कभी शॉक नहीं लगेगा, बाहर चाहे जितना करंट हो। ठीक है, तो इसी का एक यूज़ है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर थंडर स्टॉर्म वगैरह है, बिजली वगैरह गिर रही है, तो आप गाड़ी में ही रहो, क्योंकि गाड़ी हॉलो कंडक्टर होती है ना, कंडक्टर की बनी है और अंदर से खाली है, खोखली है। तो हॉलो कंडक्टर की बनी है, तो उस पर अगर कितना भी मतलब कितनी भी ज़ोर से बिजली गिरेगी तो आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, शॉक नहीं लगेगा लेकिन उस गाड़ी पे बिजली गिरने से वो हीट हो जाएगी। ठीक है, ओवर हीट हो जाएगी, इतनी हीट हो जाएगी कि मतलब वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है शॉक से बच जाओ लेकिन हीटिंग से नहीं बच पाओगे अगर गाड़ी के अंदर हो तो। ठीक है, तो खैर इसकी एक एप्लीकेशन ये है, सीधी बात ये है कि इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि अगर बाहर अगर कोई भी चार्ज है तो हॉलो कंडक्टर के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये यही पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द चार्ज शेल। ठीक, गॉस लॉ का ये प्रूफ है। सॉरी, ये यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, ये फील्ड नहीं होती, यहाँ फ्लक्स होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं होता, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फील्ड नहीं निकलती इससे फ्लक्स निकलता है। हाँ, ये फ्लक्स निकाल के हम बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो फ्लक्स होता है किसी बॉडी का, ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप्ड बॉडी है, इसमें चार्ज है Q और 2Q, यहाँ पे 3Q माइनस 5Q, तो इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स होता है Q इंटरनल, जितना अंदर चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स होता है, फील्ड नहीं होती। तो इंटरनल चार्ज कितना है, 3Q 2Q माइनस 5Q प्लस Q, बस। तो यहाँ पे एक चार्ज और ले लेते हैं 10Q प्लस 10Q, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस 2Q। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, हमने इन बाहर वाले चार्जेस को प्लस 10Q और माइनस 2Q को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, गॉस लॉ में सिर्फ इंटरनल चार्जेस को कंसिडर करना है। कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ये ऐड जब इसको कर रहे हैं, वही चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस को अलजेब्रा की रूल्स के हिसाब से ऐड किया जा सकता है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 3 + 2 5, 5 - 5 कैंसिल, और ये बचा सिर्फ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस बॉडी का फ्लक्स हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लक्स क्या है अभी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी बॉडी से, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ये किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इससे कुछ फील्ड लाइंस पास होंगी इस टाइप से। एक सेकेंड, इसको यहाँ बनाते हैं। ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो इससे फील्ड लाइंस पास होंगी
ठीक है, ये इस टाइप से। तो जितनी फील्ड लाइंस ऐसे पास होती हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे फील्ड लाइंस इनफाइनाइट होती हैं तो इससे इनफाइनाइट फील्ड लाइंस पास होंगी, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए, एक कंसिडरेशन के लिए हम मतलब उसको जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर मतलब सिंगल कम चार्ज है तो उससे कम फील्ड लाइंस, ज़्यादा चार्ज है तो उससे ज़्यादा फील्ड लाइंस, लेकिन कितनी ज़्यादा। जब दोनों केस में इनफाइनाइट है तो हम ज़्यादा कम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरलाइज कर लिया है। ठीक है, कि सपोज़ एक सिंगल जो 1 कूलम का चार्ज होगा उसकी 4 फील्ड लाइंस होंगी, ऐसा हमने मान लिया, होता नहीं है। जो 2 कूलम का चार्ज होगा उसकी 8 फील्ड लाइंस होंगी, इस टाइप से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। होती इनफाइनाइट है, लेकिन आपको कैलकुलेशंस करते टाइम ये भूल जाना है कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं ई डॉट एस या ए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ई ए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, याद है ना? ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, है ना? तो इसका हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स है फाई। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट है इसकी वेबर, WB। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस ने एक बहुत सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन दी है कि आप सिर्फ Q/ε0 करो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। अब एक चीज़, एंगल लेना कैसे है ये भी देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, या अगर आप चाहें तो नोट कर लें इसको। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करके और मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसमें, बेटर। ठीक है, ये देखिए एरिया कैसे कंसिडर करना है। जैसे कि सपोज़ ये आपका सरफेस है, ये आपका एरिया है, कोई प्लेट है ना। तो एरिया ऐसा है, तो जो एरिया की डायरेक्शन ली जाती है, एरिया किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो एरिया की डायरेक्शन आपको ये लेनी है, इसकी नॉर्मल। तो इसकी नॉर्मल सपोज़, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है ऐसे, ठीक है, ये यूनिफॉर्म ही मानी है। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ ठीक है, ई वेक्टर इस तरफ है। ठीक है, जिस तरफ
ई वेक्टर ऐसे है। तो ध्यान रखिए, आपको डायरेक्शन, जैसे ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो एंगल आपको ये वाला नहीं लेना है ना, ये वाला एंगल नहीं लेना है आपको। देखिए एरिया किस तरफ है, इसको याद रखिएगा। ये फील्ड है, ये प्लेट है, आपका सरफेस है, तो एरिया आपका ऊपर की तरफ माना जाता है। तो आपका एरिया जो है, एरिया की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो आपको एंगल ये वाला लेना है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये वाला एंगल भी देगा, लेकिन क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये वाली लाइन, तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा डैश क्या रखना है आपको, 90 माइनस थीटा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर उसने ये वाला एंगल दिया है, ये वाला, तब तो आपको सीधे ये कॉस थीटा कर देना है। अगर आप ये वाला एंगल लेता है तो 90 माइनस करके रखना उसको। जैसे मैं बताऊं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई एरिया वेक्टर है, मतलब ये कोई सरफेस है आपका, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ना, ये इस टाइप से 50 न्यूटन पर कूलॉम, और इस प्लेट के साथ उसने एरिया दे दिया 60 डिग्री, और क्या एरिया है उसका 1 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर कुछ भी। तो पूछा फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, E इंटू A इंटू कॉस थीटा होता है। तो थीटा कौन सा, 60 नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरिया के साथ नहीं, आपको इस परपेंडिकुलर के साथ जितना एंगल बन रहा है वो लेना है। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये 30 बनेगा, तो आप cos 30 लोगे, ठीक है। हमेशा यहाँ वाला एंगल लेना है, ध्यान रखिएगा। बस इसके बाद ये हो जाएगा 100 इंटू √3/2, और इसकी जो भी वैल्यू है शायद 86 पॉइंट समथिंग होती है, तो 86 वेबर, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से एक और यूनिट मिलती है हमें, यहाँ से एक और यूनिट मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की 2 यूनिट, एक न्यूटन पर कूलॉम, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक और सेकंड चैप्टर में वो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये कूलॉम्स लॉ की डेरिवेशन है, देखिए सॉरी, कूलॉम्स लॉ की डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, हाँ कूलॉम्स लॉ की डेरिवेशन ये है। ये एक चार्ज कंसिडर किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को कहते हैं, गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम जो क्लोज सरफेस यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लोज सरफेस यूज़ करना है, बंद सरफेस, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये वाला है ना, ये जो स्फेरिकल है, ये इसकी डिस्टेंस है r, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स कितना होता है, E.ds, तो हम इंटीग्रल को ऐसे सेपरेट कर लेंगे। तो E.ds इक्वल टू, अगर हम सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, इसके एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। उसके बाद E.ds हम जानते हैं कि फ्लक्स होता है, और फ्लक्स हम गॉस थ्योरम से जानते हैं कि Q/ε0 होता है, ठीक है ना। तो इसने सीधे इसको E4πr² को, यहाँ पे देखो, E ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा ये इसके बराबर है ना। तो वही उसने लिखा है E4πr² इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट, फिर 4πr² को हम नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फोर्स का फॉर्मूला जो कि कूलॉम्स लॉ था। ठीक है, तो हम गॉस थ्योरम का यूज़ करके भी कूलॉम्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण डाइपोल मूव करेगा या नहीं, सोचो। तो देखो मूव नहीं करेगा, उस पर एक टॉर्क लगेगा और वो डाइपोल रोटेट करेगा। देखो कैसे, जैसे इस चीज़ को इसको घुमाना हो ना, ये रखा है तो आप इस पर अगर इसको यहाँ पे फोर्स लगाओ और यहाँ पे फोर्स लगाओ तो ये ऐसे रोटेट करेगा ना, मूव ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो उसी तरह डाइपोल को देखो, ये इस डायग्राम में देख सकते हैं आप ना, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है इस तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे इधर लग रहा है। तो अब दोनों पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये तो डाइपोल पे एक, इसको बोलते हैं कपल फोर्स, ठीक है। तो डाइपोल पे एक कपल फोर्स या कहें कि टॉर्क काम करता है जो कि उसको रोटेट करवाता है। तो हमें यही टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी। ये इस डायग्राम में फिर से देखते हैं, ये वाला फोर्स, ये वाला है ना, ये वाला फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, और ये वाला जो फोर्स है इससे यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये d। ये दोनों हमें मिल गए, हम मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो फोर्स तो है हमारे पास F इक्वल टू क्यू। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं आराम से। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल ये थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ थीटा है तो इसको, अच्छा d यहाँ पे भी लिखा है तो इसको हम r लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम r निकालेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो, इसका नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर करो, तो इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r सामने वाली, अपॉन हाइपोटेनस है ये d, तो r की वैल्यू मिल गई d साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क कितना मिल जाएगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r थी, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है d साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एंगल ध्यान रखना कौन सा वाला है, ये जो पॉजिटिव ये वाली जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाती है, ये एंगल आपको लेना है, ठीक है। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया क्यू ई डी साइन थीटा। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, टाउ वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं, यह एक चीज़ देखते हैं अभी इसमें, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे टॉर्क को हम क्या और लिख सकते हैं, अगर मैं टॉर्क को ऐसे लिखूँ ई क्यू डी साइन थीटा, तब भी गलत नहीं है ना, सिर्फ रीअरेंज किया है। और फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है ना,
तो मैं इसको डाइपोल मोमेंट लिख देता हूँ P, अभी भी गलत नहीं है। ये टॉर्क, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया PE साइन थीटा, और इसको वेक्टोरियली अगर लिखेंगे तो हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये याद रखना, टॉर्क P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। अगर ये होता है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो P वेक्टर सपोज ऐसे है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, P वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप पहले वेक्टर की डायरेक्शंस में फिंगर्स रखो राइट हैंड की, और दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन में उनको मोड़ दो, तो थंब जिस तरफ होगा उस तरफ टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो जैसे कि सपोज ये पेज है, ठीक है, इस पेज में ही सॉल्व करोगे ना, इस पेज में है और आपका जो डाइपोल है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इसकी डायरेक्शन टॉर्क की कैसे निकालोगे, P वेक्टर जो पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शंस में फिंगर रखे और उसको मोड़ दिया दूसरे वेक्टर की तरफ, तो P वेक्टर को आप मोड़ दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो थंब नीचे जा रहा है, तो यानी पेज के अंदर, आंसर यही लिखेंगे है ना, इनसाइड द पेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लेना 11th का। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो ये हो गया टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू मिल गई है ना, ये PE साइन थीटा, ये माइनस साइन इग्नोर कर सकते हो, वो तो डिपेंड करता है वैल्यू पर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे NCERT में आपको मिल जाएगा, ये U इक्वल टू टाउ डॉट नहीं सॉरी ये नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E, सीधे है ना, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। PE साइन थीटा से टॉर्क मिलेगा, PE कॉस थीटा से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। फिर एक ये फॉर्मूला है कि अगर उसको किसी एंगल से, मतलब ये आपका डाइपोल है, सपोज वो एंगल θ1 पर है, आपको इसको रोटेट करवा के, P वेक्टर है ये डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू में डाइपोल इस तरफ था θ1 की तरफ, आपको इसको रोटेट करवा के इधर लेके जाना है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास PE cos θ0 माइनस cos θ1। cos θ0 मतलब शुरू में कितना एंगल था, cos θ1 मतलब बाद में कितना एंगल है। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको θ0 लिख लो और इसका θ1। ठीक है, अब ठीक है, ये। और अगर हमें डाइपोल को इक्विलिब्रियम में लेके लाना है, अगर हमें जो डाइपोल है उसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तब फॉर्मूला ये रहेगा, ये माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, या वही माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय डाइपोल। तो डाइपोल का वर्क डन, वैसे मैक्सिमम केसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस PE कॉस थीटा, तो वर्क डन आएगा
PE cos थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला हो गया डाइपोल को रोटेट करवाने में, ठीक है। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए है। ठीक है, हर केस में नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम के केस में लगेगा। अगर आपको उसको 90 डिग्री रोटेट करवाना है तब ये फॉर्मूला है ना, स्पेशल केस। और अगर आपको 180 डिग्री रोटेट करवाना है तो 2PE वर्क डन होगा, ठीक है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपकी डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, या 3 केसेस लेते हैं। सपोज आपकी डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, नहीं सॉरी इधर ही है, ये P वेक्टर। तो जब डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर डाइपोल भी इधर, तब हम इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल पोजीशन में है, ठीक है। डाइपोल एक स्टेबल पोजीशन में है। और जब वो अपोजिट में होता है तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम होता है कि अगर उस बॉडी पे कोई भी फोर्स ना लगे, या उस पर नेट फोर्स लगे लेकिन कैंसिल हो जाए, है ना, नेट फोर्स 0 हो जाए, तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। तो जैसे कि इन सब का एग्जांपल, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जैसे आपने किसी पार्टिकल को हटाया, कहीं पे वो रखा था, आपने उसको हटाया और वो वापस वहीं आ गया जहाँ पे उसकी रेस्ट पोजीशन थी, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में था। एग्जांपल के लिए एक कटोरा ले सकते हैं। एक कटोरे में सपोज मार्बल ले लो या कोई भी छोटी सी बॉल ले लो, और उसको अगर बॉल को कटोरे में छोड़ोगे तो वो सबसे कहाँ जाके ठहरेगी, सबसे नीचे, है ना, एकदम रेस्ट पे, जहाँ वहाँ जाके वो रेस्ट पे है। अब तुम उसको उठाओ और जैसे ये कटोरा है तो यहाँ पे लाके छोड़ दो, है ना, इस पॉइंट पे, तो वो फिर से सरक के पहले ऑसिलेट करेगी थोड़ा, और फिर धीरे धीरे करते करते वो यहीं रुक जाएगी। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये बॉल का स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना। इसको तुम कहीं से भी डिस्टर्ब करो, वो अपने रेस्ट पोजीशन पे वापस आ ही जाएगी, है ना, और हमेशा वो अपने रेस्ट पोजीशन पर ही आके रुकेगी, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ये कटोरा था, इसको उल्टा रख दो, अब यहाँ पे बॉल रखो, टिका दो, मान लो, तो आपने मेहनत करके मान लो ये बॉल यहाँ पे टिका दी, ठीक है, तो अब वो यहाँ रहेगी। लेकिन क्या होगा कि अगर आप इसको हल्का सा इधर पुश कर दोगे तो वो इस तरफ गिर जाएगी और यहाँ तो आएगी नहीं दोबारा, कटोरा ऐसे है ना, ऊपर चढ़ के तो आएगी नहीं बॉल। और उसी तरह अगर यहाँ पुश कर दो तो इस तरफ गिर जाएगी, दोबारा आएगी नहीं और कहीं भी जाके रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था कि वो हमेशा अपनी रेस्ट पोजीशन पर वापस आ जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि वो रेस्ट पर है एक जगह, लेकिन अगर तुमने उसको ज़रा सा है डिस्प्लेस कर दिया उसकी पोजीशन से तो वो दोबारा वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जैसे नॉर्मल रूम में बैठे हो, कुछ रखा हुआ है, बुक्स टेबल पे रखी हैं या चेयर रखी हुई है ना, तो उनको क्या है, जैसे बुक्स टेबल पे रखी है तो उसको ज़रा सा सरका दो, तो जहाँ तुमने सरका के जहाँ पे छोड़ दिया वो वहीं रहेगी, है ना। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि उसको हटा के उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस करके जहाँ रख दोगे वही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
एक किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे ये आपके पास एक डाइपोल है, दो पोजीशंस होती हैं। एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं। दो पोजीशंस होती हैं। ये अगर ये एक डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो अगर जो पॉइंट है तुम्हारा वो इसी, सपोज ये जो लाइन है, ये जो डाइपोल से पास होती है ये लाइन, इसको कहते हैं डाइपोल की एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट होगा, चाहे यहाँ हो Q, चाहे इनके बीच में हो R, चाहे यहाँ हो P, है ना। अगर इस एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, सॉरी जस्ट सेकेंड, ये हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। और तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखनी है, तो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है ई एक्सियल इक्वल टू 2kp/r³। जो ये डिस्टेंस r है वो ये इस पॉइंट के, सपोज या जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, वहाँ से लेके डाइपोल के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है। इसको हटा दो। सपोज ये डाइपोल का सेंटर है O, तो यहाँ तक, है ना। डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेनी है। तो ये एक्सियल फील्ड होती है। K वही 9 × 10⁻⁹, P वही डाइपोल मोमेंट, है ना, Q × D, और R है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक P पॉइंट तक की डिस्टेंस। ये एक्सियल पॉइंट पे डिस्टेंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास है तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव का ज़्यादा होगा, नेगेटिव का कम, ना, तब पॉजिटिव होगी। और अगर नेगेटिव के पास ज़्यादा पास है तो नेगेटिव फील्ड रखना, ठीक है। या सीधे सीधे अगर इस तरफ है, या ऐसे कहो ये जो लाइन है इसके इधर कहीं भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और इसके इधर कहीं भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ठीक है। ये एक्सियल फील्ड। नेक्स्ट होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। एक इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो होती है, एक और जनरल केस होता है लेकिन वो CUET के सिलेबस में नहीं है, तो उसको पढ़ने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये आपका जैसे डाइपोल है प्लस Q, और ये एक माइनस Q। तो ये लाइन है, एक लाइन जो इनके बीच में से पास होती है, परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, जैसे अर्थ के बीचों बीच जो पास होती है 0 डिग्री, वो इक्वेटर होती है ना। तो वैसे ही डाइपोल के बीचों ठीक बीच से जो पास हो रही है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट हो, पॉइंट P, या सपोज यहाँ भी हो सकता है पॉइंट Q, कहीं पर भी हो, ठीक, तो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस बार ये सेंटर है इसका डाइपोल का, तो ये डिस्टेंस है R। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है kp/r³, ठीक है। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन होती है
मुझे याद नहीं है, 1 मिनट निकाल लेते हैं ना। देखो ये प्लस क्यू इसको किधर भेजेगा, प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इस तरफ, और ये माइनस क्यू इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर और इधर, है ना। हाँ, तो इसकी डायरेक्शन होती है इस तरफ। ये ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, इक्वेटोरियल के केस में, ठीक है, इसको याद रखना। जो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ की डायरेक्शन है, ठीक है, और वैल्यू ये है kp/r³। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की होगी, एक्सियल फील्ड जो थी, चलो पीपीटी में ही देखते हैं, ये एक्सियल फील्ड जो थी वो 2p अपॉन या ये है ना 2kp/r³ एक्सियल, और इक्वेटोरियल फील्ड जो थी वो kp/r³ है ना। तो कुछ एक रिलेशन दिख रहा है, जो एक्सियल, अगर मैं इक्वेटोरियल फील्ड में 2 का इंटू कर दूं तो इसी के बराबर आ जाएगी। तो ये रिलेशन होता है, याद रखना। जो एक्सियल फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल फील्ड के, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर इक्वेटोरियल फील्ड आपके पास दी है तो आप डायरेक्ट एक्सियल फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।